दोस्तों, आज की कहानी है यह कौन सा समय है घर आने का। शशांक को रात लगभग 11 बजे घर लौटे देखकर विभा ने जवाब तलब किया था। शशांक, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी उपेक्षा करके निकले जा रहे हो। विभा चीखी थी। निकलना जाऊँ तो क्या करूँ? आपके कठोर अनुशासन ने तो घर को जेल बना दिया है। मन करता है घर को छोड़कर भाग जाऊं। कहना बहुत सरल है बेटे, घर छोड़ना इतना सरल होता तो सभी छोड़कर भाग जाते। माता पिता ही हैं जो बच्चे की हरकतों को सहकर भी हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। घर का कोई सदस्य 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगा। इस समय 11 बज चुके हैं। तुम कहाँ थे? अब तक मैं अपना शेष जीवन इन बंधनों में जकड़कर नहीं बिताने वाला। मेरे मित्र मेरा उपहास करते हैं, मुझे ममाज बॉय कहकर पुकारते हैं, तो इसमें बुरा क्या है शशांक? सभी अपनी माँ के ही बेटे होते हैं। विभा गर्व से मुस्कुराई। बेटा होने और माँ के पल्लू से बंधे होने में बहुत अंतर होता है। शशांक ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए प्रतिवाद किया। यह तेरा हाथ में काला सा क्या हो गया है? बेटे का हाथ देखकर विभा चौंक गई। हाथ से लेकर गर्दन तक टैटू बनवाने के पैसे थे तुम्हारे पास? विभा क्रोधित सुर में बोली। मेरे मित्र असीम ने ही यह शानदार पार्टी दी थी और टैटू आदि का प्रबंध भी उसी की ओर से था। पार्टी तो सारी रात चलेगी। मैं तो आपके डर से जल्दी चला आया। यह नया मित्र कहाँ से पैदा हो गया? असीम नाम का तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं था। उसने पार्टी दी किस खुशी में थी? जन्मदिन कराना चाहता था। पर मैं तो उससे पहले ही घर चला आया। असीम को कितना बुरा लग रहा होगा, पर मैं समझा लूंगा उसे। मेरा जीवन उसके जैसा सीधा सरल नहीं है। कल स्कूल भी जाना है। शशांक ने बेमतलब ही जोर से ठहाका लगाया। यह क्या, तुम पी कर आए हो क्या? विभा ने कुछ सूंघने की कोशिश की। इसे पीना नहीं कहते मेरी प्यारी माँ, इसे सामाजिक शिष्टाचार कहा जाता है। विभा कुछ और पूछ पाती उससे पहले शशांक नींद की गोद में समा गया था। विभा शशांक को कंबल उड़ाकर बाहर निकलती तो रात्रि का अंधकार और भी डरवाना लग रहा था। शशांक उनकी एकमात्र संतान था। पति पत्नी दोनों अच्छा कमाते थे, इसलिए शशांक के पालन पोषण में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पर अब उनका लाडला शशांक कहीं खो सा गया था। कुछ पूछती भी तो हाँ में हूँ में उत्तर देता। अब रात को देर से लौटता और अपने मित्रों व परिचितों के संबंधों में बात तक नहीं करता था। शशांक तो शायद खा पी कर आया था, पर उसकी हरकत देखकर विभा की भूख प्यास खत्म हो गई थी। विभा ने काफी देर तक सोने का असफल प्रयत्न किया, पर नींद तो उनसे कोसों दूर थी। मन हल्का करने के लिए उन्होंने पति संदीप को फोन मिलाया। हेलो विभा, क्या हुआ? सोई नहीं क्या अभी तक? सब कुशल तो है? संदीप का स्वर उभरा। इसका शशांक जैसा बेटा हो, उसे भला नींद कैसे आएगी? विभा कुछ सोचकर बोली। ऐसा क्या कर दिया हमारे लाडले ने जो तुम इतनी बेहाल लग रही हो? संदीप हंसकर बोले। अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी में गया था। कुछ ही देर पहले खा पी कर लौटा है। तुम क्यों दिल छोटा करती हो विभा? हम 3 से 4 दिनों में घर पहुंच रहे हैं ना, सब ठीक कर देंगे। संदीप अपने अंदाज में बोले। आप घर पहुंचेंगे अवश्य, पर टिकेंगे कितने दिन? माह में सप्ताह भर भी घर पर रहने का औसत नहीं है आपका। विभा ने शिकायत की। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम तो स्वयं माता पिता दोनों की भूमिका खूबी से निभा रही हो। तुम चिंता ना किया करो। शशांक की आयु ही ऐसी है।
किशोरा अवस्था में थोड़ी बहुत उद्दंडता हर बच्चा दिखाता ही है। तुम थोड़ा उदार हो जाओ, फिर देखो, संदीप ने समझाना चाहा। चाहते क्या हैं आप? रात भर घर से बाहर आवारागर्दी करने दूं उसे? पता भी है कि आज पहली बार आपका लाडला किशोर पीकर घर आया है। विभा सुबकने लगी थी। होता है, ऐसा भी होता है। इस वय के बच्चे हर चीज को चख कर देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा अनजाने में आग में हाथ डाल देता है। संदीप ने और समझाना चाहा। हाँ, और झुलस भी जाता है तो शशांक को आग में हाथ डालने दूं, भले ही वह जल जाए। विभा का सारा क्रोध संदीप पर उतर रहा था। विभा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी तरुणाई में अपनी संतान को थोड़ी छूट देनी पड़ती है, जिससे उसमें अपना भला बुरा समझने की अकल आ सके, शत्रु और मित्र में अंतर करना सीख सके। संदीप ने विभा को शांत करने का एक और प्रयत्न किया। मुझे घर तो लौटने दो, फिर दोनों मिलकर देखेंगे कि शशांक को सही राह पर कैसे लाया जाए। तब तक खुद को शांत रखो, क्योंकि रोना पीटना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अगले दिन शशांक ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह तैयार होकर स्कूल चला गया तो विभा ने भी उसके स्कूल का रुख किया। बैंक से उसने छुट्टी ले ली थी। वह शशांक की मित्रमंडली के संबंध में सब कुछ पता करना चाहती थी, पर स्कूल पहुंचते ही शशांक के अध्यापकों ने उन्हें घेर लिया। हम तो कब से आपसे संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर आजकल के माता पिता के पास पैसे तो बहुत हैं, पर अपनी संतान के लिए समय नहीं है। शशांक के कक्षा अध्यापक विराज बाबू ने शिकायत की। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अपने सब काम छोड़कर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती हूँ, पर अब तो आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाना भी बंद कर दिया। विभा ने शिकायत की। हम तो नियम से अभिभावकों को आमंत्रित करते हैं, जिससे उनके बच्चों की प्रगति का लेखा जोखा उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सके। शशांक ने पढ़ाई में ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हम नियम से परीक्षा फल घर भेजते हैं, पर शशांक ने कभी उस पर अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं करवाए। बारी बारी से उसके सभी अध्यापकों ने शिकायतें का पुलिंदा विभा को थमा दिया। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? विभा ने प्रश्न किया। जी हाँ, कहिए, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार बोले। हमने तो अपने बेटे का भविष्य आपके हाथ में सौंपा था। आपके स्कूल की प्रशंसा सुनकर ही हम शशांक को यहाँ लाए थे, और जब आपके द्वारा भेजी सूचनाएं हम तक नहीं पहुँच रही थी, तो हमसे व्यक्तिगत संपर्क करना क्या आपका कर्तव्य नहीं था? विभा आक्रामक स्वर में बोली। आप सारा दोष हमारे सिर मढ़कर अपनी जान छुड़ा देना चाहती हैं, पर जरा अपने सुपुत्र के हुलिये पर एक नज़र तो डालिए। प्रतिदिन नए वेश में नजर आता है। स्कूल में यूनिफॉर्म है, पर लंबे बाल, हाथों से लेकर गर्दन तक टैटू। मैंने तो प्रधानाचार्य महोदय से शशांक को स्कूल से निकालने की सिफारिश कर दी है। विराज बाबू बोले। विभा ने कहा, पहले अपने उन विद्यार्थियों को बुलाइए जिन्होंने शशांक को बिगाड़ा है। वह कौन है? वह कोई असीम है। असीम? पर इस नाम का कोई छात्र हमारे स्कूल में है ही नहीं। वैसे भी इंटर के छात्र इस समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। पार्टी आदि का समय कहाँ है उनके पास? प्रधानाचार्य हैरान हो उठे। शशांक कौन है यह असीम? कुछ बोलते क्यों नहीं? शशांक ने कहा, यह मेरा फेसबुक मित्र है। नीरज, सोमेश, दीपक और भी कई छात्र उन्हें जानते हैं। शशांक ने बहुत पूछने पर भेद खोला।
मैंने तो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बंद करा दिया था। विभा हैरान उठी। पर हम सबका अकाउंट स्कूल में है। प्रोजेक्ट करने के बहाने हम इनसे संपर्क करते थे, शशांक ने बताया। राज खुलना प्रारंभ हुआ तो परत दर परत खुलने लगा। असीम और उसके मित्रों की पार्टियों के लिए धन शशांक और उसके मित्र ही जुटाते थे और यह सारा पैसा माता पिता को बताए बिना घर से चोरी करके लाया जाता था। विभा ने सुना तो सिर थाम लिया। बैंक का कामकाज संभालती है वह, पर अपना घर नहीं संभाल सकी। मैडम, आप धीरज रखिए और हमें थोड़ा समय दीजिए। भूल हमसे अवश्य हुई है, पर भूल आपसे भी हुई है। काश आपने यह सूचना हमें पहले दी होती। हम इस समस्या का जड़ तक जाकर ही रहेंगे। यह हमारे छात्रों के भविष्य का प्रश्न तो है ही, हमारी संस्था के सम्मान का भी प्रश्न है। अब तक खुद पर नियंत्रण किए बैठी विभा घर पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, क्षमा कर दो मुझे। भविष्य में मैं आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। शशांक उन्हें सांत्वना देता रहा। माँ, क्षमा कर दो मुझे। भविष्य में मैं आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। मुझसे कहाँ भूल हो गई शशांक। मैंने तो तुम्हें सदा कांच के सामान की तरह संभाल कर रखा। फिर यह सब क्यों? अगले दिन संदीप भी लौट आए थे और सारा विवरण जानकर सन्न रह गए थे। शीघ्र ही उन्हें पता लग गया था कि असीम और उसके मित्र युवाओं को अपने जाल में फंसाकर नशीली दवाओं तक का आदी बनाने का काम करते थे। संदीप और विभा सिहर उठे थे। मेरे बेटे के भविष्य से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मैं तो शशांक के लिए लंबी छुट्टी लूंगी। विभा बोली। माँ, आज मैं कितना खुश हूँ कि मुझे आप जैसे भविष्य संवारने वाले माता पिता मिले। अरे बुद्धू, माता पिता तो धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, सदैव संतान की भलाई ही सोचते हैं, पर ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तुम्हें हमारी आज्ञा का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं तो तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो, वह अपना भविष्य दांव पर लगा सकती है, पर तुम्हारा नहीं। और सारा घर खुशी से गूंज उठा।